गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं अनअकैडमी के चैनल पे आप सभी से जुड़ चुका हूं और आप सभी भी जुड़िए। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, द टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको आधुनिक भारत का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है सरदार पटेल और उनके द्वारा किया गया भारत का एकीकरण। तो आप सभी जुड़िए और बेहतरीन क्लास का आनंद उठाइए। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जहां डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहां पे ये लर्निंग ऐप आपको बेहतरीन क्लासेस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। मेरी क्लासेस भी यहाँ पे नियमित होती हैं। आप सभी जब इससे जुड़ जाएंगे तो आप सभी को इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों ठीक है, आप सभी जुड़ें। मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मयंक द्विवेदी। मेरे बारे में अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं ज्ञानवर्ड एकेडमी का डायरेक्टर दिल्ली में हूँ और वहीं 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। चीफ एडिटर ऑफ हिमालयन पब्लिकेशन, 12 इम्पॉर्टेंट बुक्स आई हैव राइटन, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर 20 सुपर 20। इस 20 बच्चों में से दोस्तों एपीएफसी और ईपीएफओ और यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 20 बच्चे चुनिंदा बच्चे होते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे अनअकैडमी _ मयंक द्विवेदी मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहीं पे आप देखेंगे, अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं लिंक पे लर्निंग ऐप पे, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। @मयंक द्विवेदी 153-1570 पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए, आप सभी देखेंगे कि देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आपके अनअकैडमी पे मौजूद हैं और आपको बेहतरीन कक्षाएं प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों अनअकैडमी में 2 कोर्सेज हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। जहां पे प्लस कोर्स आपको फैसिलिटी दे रहा है 12 महीने में 49,500 रुपये फीस है, जो 10% डिस्काउंट के साथ, वो 10% डिस्काउंट आपको मिलता है जब आप मेरा प्रोमो कोड आप इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये फीस घट के हो जाती है 44,550 रुपये। वहीं 24 महीने की फीस है 72,000 रुपये, जो घट करके हो जाती है 64,800 रुपये। 36 महीने की फीस है 90,000 रुपये, जो घट करके हो जाती है 89,000, तो 81,000। तो ये सारा कुछ मिलता है आपको 10% डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन लेते हैं। दोस्तों तो चलिए आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे देखें। 12 महीने की फीस है 69,500 और आप देख रहे हैं कि 10% डिस्काउंट के बाद घट करके हो जाती है 62,550 रुपीज़। 24 महीने की फीस है 1,07,000 रुपये, जहां आप देख रहे हैं कि ये घट करके हो जाएगा 96,300 रुपये। वहीं 36 महीने की फीस है 1,41,000 रुपये, जो घट करके हो जाती है 1,26,900 रुपये। दोस्तों तो आप सभी इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके बेहतरीन क्लासेस ले सकते हैं। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी को जो फैसिलिटी मिलती है वो प्लस से थोड़ा सा अलग होती है, जहाँ पे आपको पर्सनल कोच होगा जो आपको डेली आपको गाइड करेगा। वहीं आप देखेंगे डेली मेंस की और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, आपको स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपका लिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है सरदार पटेल और देशी रियासतों का एकीकरण और विलय। तो बहुत शानदार टॉपिक है, ये अक्सर आपका मेंस में पूछा जाता है और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो इंटरव्यू में इससे रिलेटेड हमेशा प्रश्न रहते हैं। दोस्तों तो बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आप सभी के लिए, तो आप इससे जुड़ना ना भूलिए और देखिए आप इस वीडियो का आनंद उठाते हुए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भारतीय देशी रियासतें एक्चुअली ये क्या थीं। अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो औपनिवेशिक भारत में करीब करीब लगभग 40%, ध्यान रखिएगा, करीब करीब 40% भूभाग छोटे या बड़े लगभग 56 रियासतों द्वारा घिरा हुआ था, जिस पर शासन करने वाले राजाओं को ब्रिटिश पैरामाउंट सर्वोच्चता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वायत्तताएं प्राप्त थीं। अब आपको कहने का सेंस ये है, जैसे मान के चलिए भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, ऐसे में अगर आप देखेंगे जैसे दिल्ली से सटे हुए आप देखिए राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, आपका गुजरात का क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है, हम देखते हैं नॉर्थ का क्षेत्र है, मिड का क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्रों पे छोटे छोटे भागों पे राज करने वाले जो क्षेत्रीय शासक होते थे उन्हें बाद में क्या कहा गया, देशी रियासत कहा गया। देशी रियासत अर्थात पहले के जो राजा महाराजा थे, जब उनका राजतंत्र खत्म हुआ तो जो उनका एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र बचा वो उनकी रियासत कही गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रमुख जमींदार भी रहे और बहुत सारे राजा महाराजा भी रहे। तो उनको क्या होता था, ब्रिटिश शासकों ने उनको अपने पैरेलल बहुत सारी सर्वोच्चता
प्रदान करके रखी थी। ठीक है, बहुत सारी स्वायत्तता प्रदान करके रखी थी। अंग्रेजी शासन उन्हें अपनी जनता से बचाने के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से भी बचाने का वादा करता था, तब तक कि वे अंग्रेजों की बात मानते रहें। देखिए, यहाँ उन्होंने सबसे बड़ा लालच दिया कि आपका क्षेत्र जो असुरक्षित रहता है, ठीक है, असुरक्षित रहता है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, अंग्रेजों के पास आधुनिक वेपन्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से वो अपनी नीतियों के माध्यम से और अपने अस्त्र शस्त्र के माध्यम से इन्हें सुरक्षित राज्य की परिकल्पना के आधार पर इन्हें अपने से जोड़कर रखना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। बहुत सारे राज्यों ने अंग्रेजों से समझौता किया और उनकी सहायक संधि और हड़प की नीति के शिकार भी हुए। 1947 में प्रश्न यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इन देशी रियासतों का क्या होगा। तो दोस्तों, आप देशी रियासतें क्या हैं, आप देख पा रहे हैं कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 40% भूभाग पर लगभग कहा जाए 552, है ना, 552 देशी रियासतें थी, लेकिन जो बड़ी रियासतें थी उसमें 56 बड़ी रियासतें थी। तो ये अंग्रेजों के सल्तनत के अंतर्गत शासन भी क्या करती थी, एक तरीके से कहा जाए इन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी। लेकिन ये सारी स्वायत्तताएं तो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देश की आज़ादी 1947 के बाद आखिर क्या होगा, इन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया। तो हम लोग अगर देखें तो, लेकिन बहुत कुशलता और दक्षतापूर्ण राजनीतिकता के साथ प्रलोभन और दबाव का प्रयोग करते हुए तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों रजवाड़ों और रियासतों को भारतीय संघ में 2 चरणों में उनका विलय कर लिया। देखिए, तो इस पर बहुत चर्चा हम लोग नहीं करते हैं कि कौन कौन सी रियासतें विलय हो गई। हमारा कहने का सेंस ये है कि जब 552 देशी रियासतें थीं, तो इसमें से मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम आपका समझिए कि इनका विलय कर लिया गया। कहाँ? देशी रियासतों का इंडिया में, भारत में इनका विलय कर लिया गया। लेकिन अब देखिए, कुछ देशी रियासतें थीं जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, तो उनके साथ कैसे क्या कार्रवाइयाँ हुई, हम लोग आज उनको पूरी तरीके से देखेंगे। और कैसे एक तरीके से बिस्मार्क कहा जाता है भारत का सरदार पटेल जी को, हम उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। अभी 31 अक्टूबर जो आपने था, ये आपने देखा समता दिवस के रूप में मनाया जा गया, तो ये सरदार पटेल का जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। तो 1947 की संविधान सभा में शामिल होकर समझदारी और यथार्थता के साथ प्रायः कुछ हद तक देशभक्ति दिखाई। किसने दिखाई देशभक्ति? तो बहुत सारे जो देशी रियासत थी वो भारत के साथ मिलकर के उस प्रशासन का अंग बनकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। परंतु अधिकांश राजा इससे अलग रहे, और कुछ राजाओं ने, जैसे त्रावणकोर रहा, भोपाल रहा, हैदराबाद के राजाओं ने सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया कि वह स्वतंत्र राज्य का दर्जा चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता था। भारत एक अखंड राज्य बनने वाला था। अब भारत को कहीं से भी उसकी अखंडता पे कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना था। ऐसी स्थिति में अब उनकी ये मांगे अस्वीकार कर दी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि भारत में आंतरिक अशांति का खतरा पैदा हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज कि आखिर वो पहला चरण क्या था जिससे सरदार पटेल जी ने, है ना, सरदार जी ने किस तरीके से भारत में जो बिखरे हुए देशी रियासत थे उन्हें एक करने की कोशिश की। देखते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने से राजनीतिक माहौल में जबरदस्त बदलाव आया। कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, अंग्रेजी हुकूमत में भारतीय प्रतिरक्षा कानून पास किया और रियासतों में भी राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि तनाव कब से बढ़ा। तनाव का अगर स्थिति देखेंगे 1939 से लेके 1945 तक, जब तक चुनाव रहा, सॉरी, ये द्वितीय विश्व युद्ध रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चलता रहा, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चलता रहा। तो इस गतिविधि में अंग्रेज काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। ठीक है ना, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। और यहाँ पे कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस एक तरफ से यह जो मंत्रिमंडल था, क्योंकि 1937 में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अधिकांश राज्यों, लगभग 8 राज्यों में इन्होंने अपनी सरकारें बनाई। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत था, बम्बई में सबसे बड़ी पार्टी, और 2 संयुक्त सीमा प्रांत, है ना, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और असम में इन्होंने एक बड़े अलायंस की गवर्नमेंट बनाई। तो ऐसी स्थिति में अब जो कांग्रेस की स्थिति थी वो काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय प्रतिरक्षा कानून पास किया, है ना, डिफेंस लॉ पास किया। रियासतों में भी अब इनकी गतिविधियां धीमी हो गई, क्योंकि धीरे धीरे अब जो पार्टी थी, जो राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी का मतलब होता था देश की पार्टी, जो देश को आज़ाद कराना चाहती थी ना, किसी रियासत को आज़ाद कराने की बात यहाँ नहीं हो रही थी। उनसे क्या हो गया कि ये जो रियासतें थीं उन पे भी दबाव बनने लगा। ठीक है, 1942 में फिर राजनीतिक संघर्ष ने जोर पकड़ लिया।
आप देख रहे हैं कि 1942 में राजनीतिक संघर्ष ने और जोर पकड़ा और गांधी जी के आह्वान के बाद यह और महत्वपूर्ण होते हुए भारत छोड़ो आंदोलन तक जा पहुंचा। भारत छोड़ो आंदोलन फैलने के बाद अब एक तरफ गांधी जी ने इस बात को कहा था कि जितनी भी देशी रियासतें हैं वो कृपया इस जन आंदोलन का समर्थन करें। तो जिन लोगों ने समर्थन कर दिया, बहुत लोगों ने समर्थन भी किया था, लेकिन जिन लोगों ने जिन देशी रियासतों ने इन भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, उनका समर्थन उस क्षेत्र की प्रजा ने नहीं किया। मतलब आप समझिएगा इस बात को लेकर के कि अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि देखिए, सबसे बड़ी संघर्ष की स्थिति क्या पैदा हो गई कि जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा तो कहा जाए कि यहाँ पर बहुतायत जनसंख्या मतलब सर्वाधिक, एक तरीके से वर्ड रखें, सर्वाधिक जनसंख्या इसके साथ थी। जहाँ कुछ जनसंख्या इसकी अलग थलग हो गई, जैसे कुछ जनसंख्या मुस्लिम लीग को लेकर के अलग हो गई और कुछ देशी रियासतों को लेकर के, है ना, अलग हो गई। लेकिन ये अल्पमत में थे, इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि ये कमज़ोर होते गए और कांग्रेस मजबूत होती चली गई। इस प्रकार कांग्रेस ने पहले की तरह ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों के बीच पहले की तरह कोई भेद नहीं किया। अब देखते हैं, रियासतों में भी संघर्ष का संघनाद हुआ और देशी रियासतों की जनता भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गई। मैंने आपको एग्जैक्टली ये बातें अभी आपको बताया। जो रियासतें अलग रहना चाहती थी उनका जनता समर्थन नहीं करना चाहती थी, तो फिर रियासत बचेगी कैसे, क्योंकि जनता पे ही तो शासन करना था। जनता लोकतंत्र की ओर जा रही है, डेमोक्रेसी की ओर जा रही है, वह मोनार्कियल एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकलना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जब जनता का संघर्ष, जनता की स्वाधीनता की मांग उठी, तो सारे देशी रियासत के आंकड़े चूर चूर हो गए। अब रियासतों की जनता का भी नारा था भारत छोड़ो। रियासतों को भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग मानने की भी मांग उठाई गई, अर्थात कहा गया कि राजा महाराजा अब इस लोकतंत्र के हिस्से हो जाएं, उन्हें अलग से शासक बनने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के द्वारा चुने गए जो प्रशासक होंगे वही अब शासक के रूप में, सरकार के रूप में कार्य करेंगे। अब वंशावली पद्धति पे कोई भी गवर्नेंस काम नहीं करेगी, कोई भी प्रशासक काम नहीं करेगा। तो एक बड़ा मतलब कहा जाए असमंजस की स्थिति आ गई देशी रियासतों के सामने कि आखिर निर्णय क्या लिया जाए, क्या किया जाए अभी। ठीक है, तो ये संघर्ष और यह असंतुष्टि और सुरक्षा का भाव जो है वो देशी रियासतों में बैठ गया। फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार सत्ता हस्तांतरण पर बात होने लगी। मैंने आज ही आपको सुबह एक टॉपिक पढ़ाया, 5 नवंबर के दिन ये टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया कि इटली का घोषणा पत्र मैंने पढ़ाया। भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में आप देख रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, जब ब्रिटेन में आपका एक तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ, इंग्लैंड में चुनाव हुआ। इस इंग्लैंड में चुनाव के कारण, है ना, लेबर पार्टी की जीत हुई। लेबर पार्टी की जीत में इटली को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पीएम के रूप में आए। ये उदारवादी व्यक्ति थे और ये चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करना है। ठीक है, जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करना है। अब आप देखिए जैसे कि क्रिप्स योजना आई। ठीक है, 1942, राइट है ना, क्रिप्स में 42। बेबल योजना आई 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और अंततः 28 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी। 28 से कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा हो गई कि भारतीय रियासतों के भविष्य पर विचार किया जाए। क्रिप्स योजना में रियासतों की सर्वश्रेष्ठता किसी और को दे देने का कोई विचार नहीं किया गया। यही इसके असफलता का कारण भी था। देशी रियासत, अंग्रेजों के चापलूस। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, क्रिप्स मिशन ने इन्हें स्वतंत्रता दे दी कि ये स्वयं अपना संविधान बना सकते हैं, इन्हें किसी के संविधान के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। रियासतों ने पूर्ण संप्रभुता संघ जो कि देश में
एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य कर सके बनाने की भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में विचार किया। देशी रियासतों ने बहुत प्रयास किया हमारी अपनी सरकार बनी रहे, हमारी अपनी सरकार सुरक्षित रहे और ऐसी स्थिति में हम सरकार के तंत्र से जुड़े रहें। तो ये बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जनता का समर्थन न प्राप्त होने से देशी रियासतों की संपूर्ण जो योजनाएं थीं वो विफल हो रही थीं। यह उचित नहीं माना जा रहा था कि जिस तरीके से जनता देशी रियासतों के खिलाफ बैठी थी, अब यह मुमकिन था कि देशी रियासत भारत में के लोकतांत्रिक संगठन का अंग बन जाए। 20 फरवरी 1947 की इटली की घोषणा और 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना ने यह स्पष्ट कर दिया कि सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। यहाँ सर्वश्रेष्ठता समाप्त होने से क्या संदर्भ है? किसकी सर्वश्रेष्ठता? ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठता अब समाप्त हो जाएगी। एक बड़ा प्रश्न था। ब्रिटेन की क्या हो जाएगी? सर्वश्रेष्ठता समाप्त कर जाएगी और रियासतों को अधिकार होगा कि वे पाकिस्तान अथवा भारत किसी में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए एक बड़ा फिर से असमंजस की स्थिति आई। एक तरफ पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया, दूसरी तरफ इंडिया का निर्माण कर दिया गया। बहुतायत जो देशी रियासत थे वो भारत के साथ आना चाहते थे, लेकिन कुछ उनमें से अपने प्रभाव को लेकर के आपके पाकिस्तान के साथ भी जुड़ना चाहते थे। ऐसे में फिर से एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ और यह तय किया गया कि क्या यह संभव है। माउंटबेटन ने एक रियासत अथवा अनेक रियासतों के संघ को एक तीसरी इकाई के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। रियासतों ने कहा कि हमें किसी के साथ सम्मिलित नहीं होना है, हमें स्वायत्तता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें हमारा अलग राज्य चाहिए। लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया। इस मांग को ठुकरा दिया गया और यह तय किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि देशी रियासतों को अलग से राज्य बनाने का न्योता दिया जाए या तीसरी इकाई के रूप में क्या किया जाए, इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। अब क्या स्थिति उपजेगी? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरदार पटेल और देशी रियासतों का एकीकरण और विलय की स्थिति। अब हम लोग देखें कि सरदार पटेल ने फिर कौन सी नीति अपनाई जिससे इन समस्त देशी रियासतों को उन्होंने एकीकृत किया और भारत में इसका विलय कर लिया। देखिए, राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में सरदार पटेल रियासत विभाग के कार्यवाहक थे। रियासत मतलब एक तरीके से होम मिनिस्टर थे, है ना, कहा जा सकता है। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेश मामले और संचार व्यवस्था को अधीनस्थ बना करके इसमें सम्मिलित हो जाए। देखिए दोस्तों, किसी सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन, संचार। ये तीन जिसके पास में है वह उस क्षेत्र का सर्वप्रमुख होगा, या हम कहें कि एक वर्ड में प्रजा का राजा होगा। ठीक है, तो यहाँ चीजें बदलने लगी। 1946-47 में रजवाड़ों में जन आंदोलन की एक नई लहर उठी। उन्नीस में रजवाड़ों में जन आंदोलन की एक नई लहर उठी जिसमें हर जगह राजनीतिक अधिकारों की तथा संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग की जाने लगी। मतलब रजवाड़े भी अब इस बात के लिए तय हो गए थे, या उस क्षेत्र की जनसंख्या ने भी इस मांग को सबसे पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी कि भाई हमें भी निर्वाचित प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें भी चुनी हुई सरकार चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी व्यवस्थाएं बदलने लगी। देशी रियासतों में भी अब बहुत अमूलचूल परिवर्तन आने लगा। 15 अगस्त 1947 तक, ध्यान रखिएगा, ये अपने देश की आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक 136 क्षेत्राधिकारी रियासतों ने भारत में सम्मिलित होने का निर्णय कर लिया। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें जो कि एक अलग इकाई के रूप में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रह सकती थी, संलग्न प्रांतों में अपने आप को विलय कर लिया। अर्थात कुछ लोग प्रांतों में विलय कर लिए, कुछ सीधे देश के अंतर्गत विलय कर लिए। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 29 रियासतें उड़ीसा या मध्य प्रांत के साथ विलय कर लेती हैं और गुजरात की रियासतें बम्बई में विलय हो जाती हैं। तो अब देखिए, जैसे कुछ सीधे राज्य से सीधे केंद्र से, हम कहेंगे, अगर हम एक वर्ड कहें केंद्र का मतलब भारत से जुड़ गई, सीधे भारत से रियासतें जुड़ गई। कुछ
कुछ रियासतें राज्य सरकारों से जुड़ गई। ठीक है, तो क्या था, क्योंकि केंद्र और राज्य का संबंध तो है ही हमारे पास में। ठीक है, आप चाहे केंद्र से सीधे जुड़ जाओ चाहे राज्य से सीधे जुड़ जाओ, इसमें कोई अंतर नहीं था। तो बहुत सारी रियासतों ने अपना विलय भी इस तरीके से कर लिया। अब आगे देखते हैं, इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप ऐसा इकाइयों के रूप में भी गठन करना था जो केंद्र द्वारा प्रशासित की जाए। मतलब आप देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे आज आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो मानना यह था कि कुछ राज्य ऐसे भी बनाए जाए जो सीधे केंद्र के द्वारा संचालित की जाए। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, बिलासपुर और कच्छ की रियासतें इस बात के समर्थन में खड़ी थी कि केंद्र से डायरेक्टली, है ना, हम एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा प्राप्त कर सके। हम किसी राज्य के रूप में, मतलब हम अपने राज्य के रूप में स्थायी तो बने रहे, एक राज्य हमारा स्वतंत्र बना रहे और हम पे नियंत्रण केंद्र की सरकार रखे, तो इसकी भी व्यवस्था की गई। एक अन्य प्रकार का विलय भी था, जैसे राज्य जो है संघों का गठन कर रहा था, राज्य आपस में संघ का गठन कर रहा था। इस प्रकार काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मत्स्य की संयुक्त रियासतें, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत के संघ, पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासतें जैसे पीएसयूज, राजस्थान, त्रावणकोर और कोचीन की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई। अर्थात बहुत सारी रियासतों ने आपस में एक ट्रीटी की, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम सभी मिलकर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये रियासतों का एक अलग स्वरूप रहा। हमने आपको 3 तरीके की रियासतों के बारे में बताया कि रियासतें कैसे सम्मिलित हो रही हैं। एक मैंने आपको बताया कि जो सीधे केंद्र से सम्मिलित हो जा रही हैं, एक मैंने आपको दूसरा बताया कि जो सीधे राज्य से सम्मिलित हो जा रही हैं, एक तीसरा आपसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसी रियासतें जो एक तरीके से अपना एक ग्रुप डिजाइन कर रही हैं, एक संघ बना रही हैं, वह राज्य, केंद्र राज्य का हिस्सा बन करके आगे प्रशासन की भूमिका अदा करेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह सब एक वर्ष में ही से कुछ ही अधिक के आश्चर्यजनक रूप में अल्प अवधि में ही पूरा कर लिया गया। आप समझिएगा, लगभग 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ और देश का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण बहुत संघर्षों के बाद हुआ। लेकिन भारत का एकीकरण बहुत ही सहजता के साथ, शांति के साथ किया गया। उदारतापूर्ण प्रीवियर्स, कुछ नरेशों को गवर्नर या राज प्रमुख भी बनाया गया। भारत की तीव्र एकीकरण निश्चय ही सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सरदार पटेल उस समय के गृह मंत्री थे। इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में निर्णय लिया कि जितनी शीघ्रता से शीघ्रता हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, संपूर्ण राज्यों का एकीकरण करना आवश्यक है। अन्यथा यहाँ पर राजतंत्र की भनक अगर बढ़ जाएगी तो लगातार लोकतंत्र कमजोर होता चला जाएगा। यद्यपि यह भी स्मरणीय है कि जनता के दबावों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमें यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसे हम सशक्त प्रजामंडल आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। अर्थात यह एक तरीके से सशक्त प्रजामंडल आंदोलन का स्वरूप था। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये तो पहले चरण की बात हो गई। अब हम लोग द्वितीय चरण में देखते हैं भारतीय इतिहास के एकीकरण का द्वितीय चरण। देखिए, अगर हम लोग सेकेंड स्टेप में चलें, देखें तो 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़ करके सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। अर्थात जूनागढ़ 1, जम्मू 2, कश्मीर 3 और हैदराबाद 4। 4 रजवाड़ों को छोड़ करके सभी जो है वो देसी रियासतों का हिस्सा, सभी देसी रियासतें जो हैं वह राज्य का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि 1948 के अंत तक आनाकानी कर रहे इन 3 रियासतों को भी भारत में के मध्य में शामिल कर लिया गया। मतलब आप समझिए, इन्हें क्या कर लिया गया, 1948 तक इन्हें भारत का अंग बना लिया गया। अब देखिए, एक एक डिस्कस कर लेते हैं। जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ। जूनागढ़ में, काठियावाड़ में जूनागढ़ के मुसलमान शासकों को, जो पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा था, जो आंदोलन और पुलिस कार्यवाही से मिले जुले प्रयासों से रास्ते में लाया गया। नेहरू और पटेल इस बात से असहमत थे कि जूनागढ़ के संदर्भ में भी निर्णायक स्वर जनता का होना चाहिए।
इसके विरुद्ध पाकिस्तान ने जूनागढ़ का विलयन स्वीकार कर लिया था। तो ये एक तरीके से बहुत टिपिकल सिचुएशन थी जब सरदार पटेल जो है भारत का एकीकरण कर रहे थे। दोस्तों, जबकि दूसरी ओर राज्य की जनता शासक के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब हैदराबाद की जनसंख्या शासक के से एकमत नहीं थी। एक जन आंदोलन संगठित किया और नवाब को भागने के लिए विवश कर दिया। यह तत्कालिक सरकार की स्थापना कर ली गई। जूनागढ़ के दीवान शाह नवाज भुट्टो ने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय सेना राज्य में प्रवेश करती है और 1988 में रियासत के अंदर एक जनमत संग्रह कराया गया जो व्यापक तौर पर भारत सरकार के पक्ष में माना जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी दोस्तों समस्या जो अभी फिलहाल समाप्त हो गई है, कश्मीर का विलय। 2020 से जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र में अक्टूबर 26 को पहली बार एक नई सार्वजनिक छुट्टी होगी। यह दिन विलय के रूप में मनाया जाएगा क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा राजा हरि सिंह ने भारत के साथ अपने राज्य में विलय किया था। विलय दिवस की अगर पूरी कथा हम देखना चाहें तो क्या है, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अपितु लगभग 580 रजवाड़ों को यह छूट दे दी गई थी कि वे या तो स्वतंत्र हैं अथवा भारत तथा पाकिस्तान फिर किसी भी तरीके से मिल जाए। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार अनुभाग 6A में प्रावधान था कि जो रजवाड़े भारत या पाकिस्तान से मिलेंगे उन्हें पहले एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें वे बताएंगे कि वे अपने रजवाड़े का विलय किन शर्तों पर कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मानी गई इस समय की। अब जम्मू कश्मीर का विलय पत्र देखें। यह एक वैधानिक प्रलेख था जिस पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। इसमें लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर रजवाड़ा भारत में अपना विलय करता है। विलय पत्र में यह लिखा हुआ था कि भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए मात्र रक्षा, विदेशी मामले और संचार के विषय में ही विधान बना सकती है और यही वो कारण था जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर भारत से सदैव कटा रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर सिग्नेचर कर दिया मित्रता के कारण और लगातार भारत इसका जख्म झेल रहा है। कश्मीर रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। इसका शासक हरि सिंह एक हिंदू था जबकि राज्य की 75% जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी। 75% जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी। हरि सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय से बचना चाहते थे। हरि सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय से बचना चाहते थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में लोकप्रिय राजनीतिक शक्तियां और इसके नेता शेख अब्दुल्ला भारत में विलय करना चाहते थे। आप समझिए कि आधी जनसंख्या शासक के अनुसार विलय करना चाहती है 26 तारीख को। हरि सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय से बचना चाहते थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में लोकप्रिय राजनीतिक शक्तियां और इनके नेता शेख अब्दुल्ला भारत में विलय करना चाहते थे। देखिए, बहुत कशमकश का समय रहा। भारतीय नेता चाहते थे कि कश्मीर की जनता ही निर्णय ले कि वह अपने भाग्य को भारत के साथ जोड़ना चाहती है या पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने आम जनता के निर्णय की अवहेलना करने की कोशिश की। 22 अक्टूबर 1947 को अनाधिकारिक रूप से पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में कई पठान कबीलाओं ने
कश्मीर की सीमा का अतिक्रमण किया और तेजी से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की तरफ वो भी आगे बढ़े। ठीक है, तो एक बड़ा परिवर्तन यहाँ देखा जा रहा है, बड़े तेजी के साथ जो परिवर्तन हुआ आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 22 अक्टूबर 1947 को अनाधिकारिक रूप से पाकिस्तान के सैनिक अफसरों के नेतृत्व में कई कश्मीर की सीमा पर अतिक्रमण किया गया और तेजी से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की। राजा उसमें जो महाराजा हरि सिंह थे वो घबरा करके 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैनिक सहायता की अपील की। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने कश्मीर को भारत में विलय कर शेख अब्दुल्ला को रियासत के प्रशासक का प्रमुख बनाने को तैयार हो गए। देखिए, शेख अब्दुल्ला यहीं से प्रशासक के तौर पे देखे गए। भारत ने घोषणा की कि घाटी में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल होने के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि जनता किस में शामिल होना चाहती है, भारत या पाकिस्तान में। भारतीय सरकार ने 27 अक्टूबर 1947 को सेना कश्मीर भेजी। सेना ने पहले श्रीनगर के बाहर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। हालांकि फिर भी उन्होंने राज्य के कई हिस्सों पर कुछ नियंत्रण, जो आपका पीओके है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, ठीक है, उस क्षेत्र में भी अपना अधिकार कर लिया। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों 31 दिसंबर 1948 का युद्ध विराम स्वीकार करते हैं, जो अब तक लागू रहा। ठीक है ना, लेकिन अभी आपने देखा कि 370 समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लिया गया है। राज्यों का विभाजन युद्ध विराम रेखा के साथ साथ हो गया। जनमत संग्रह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान ने आज के तथाकथित आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया और यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगी और LOC बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया, जहाँ से कश्मीर का मुद्दा गर्म रहा, जो अभी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। 370 जो विशेष प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब दोस्तों देखिए, हैदराबाद का विलय अगर हम लोग देखें तो कैसे हुआ। हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा रियासत था और यह चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। देखिए, ये कहीं से तो हैदराबाद, तो आप सोचिए कहीं से जो ओवैसी साहब का है कर्मस्थली है, वहाँ की बात कर रहे हैं हम सभी। हैदराबाद का निज़ाम 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। बदले में पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित होकर के एक स्वतंत्र दर्जे का दावा किया और अपनी सेना का विस्तार करने लगा। इस बीच राज्य में 3 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं घट गईं, जिसके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहली यह कि अधिकारियों की साठगांठ से एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन इतिहार उल मुस्लिमीन और उसके अर्धसैनिक अंग रजाकारों का बहुत तेजी से विकास हुआ। उन्होंने संघर्षरत जनता को भयभीत कर उन पर आक्रमण शुरू कर दिया, अर्थात एक तरीके से कहा जाए कम्युनल अटैक कर दिया। किसने? एक संगठन, एक सांप्रदायिक संगठन जिसका नाम था इतिहार उल मुस्लिमीन,
दूसरी घटना क्या हुई, 7 अगस्त 1947 की निज़ाम से जनवादीकरण की मांग को लेकर के हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब जो कांग्रेस के लोग थे वो ये अलग तरीके से यहाँ आंदोलन कर दे रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस है ना रिवोल्ट की बात कर रही है, दूसरी तरफ से यहाँ पे देख रहे हैं कि उग्रवादी जो हैं वो अलग है ना संप्रदाय का सहारा लेते हुए इन्होंने यहाँ पर आतंकी घटनाएं करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब चीजें बढ़ी। तीसरी घटना क्या थी, कम्युनिस्टों ने के नेतृत्व में एक शक्तिशाली किसान संघर्ष रियासतें तेलंगाना क्षेत्र में विकसित की गई। एक अलग तरीके से यहाँ विकसित कर ली गई। भाई यहाँ पे किसान संघर्ष शुरू हुआ। इन किसान दलों ने बड़े बड़े जमींदारों पर हमला किया और उनकी जमीनों को किसानों में और भूमिहीन लोगों में बांट दिया। हैदराबाद में इस अव्यवस्था एवं अराजकता के बीच 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश करती है। क्या डेट था, 13 सितंबर 1948। भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश करती है। 3 दिनों के बाद निजाम ने समर्थन कर दिया। निजाम दबाव में आ गया। मात्र 3 दिन तक यह दबाव रहा। उसके बाद निजाम ने समर्थन कर दिया। नवंबर में भारतीय संघ में अपना विलय कर लिया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हैदराबाद भी किसके साथ विलय हो गया, पुलिस कार्रवाई या सेना कार्रवाई के माध्यम से जो है ये भी भारत का अंग बन जाता है। निजाम को राज्य के औपचारिक शासक या राज प्रमुख के रूप में बहाल कर दिया गया। हैदराबाद के अधिग्रहण के बाद भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय का कठिन कार्य संपन्न हो गया और भारत सरकार की हुकूमत पूरी भारतीय जमीन पर चलने लगी। अब चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार पूरे देश में एक साथ एक प्रशासन के रूप में एक संवैधानिक संगठन का आधार लेते हुए अपने प्रशासन को चलाएगी। तो दोस्तों ये एक रहा वीडियो जहां पे मैंने आपको सरदार पटेल और उनके द्वारा किया गया भारत का एकीकरण पे आपको चर्चा किया। तो दोस्तों जरूर है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप सभी अपना सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।